नमस्कार। इलेक्ट्रिकल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है वो किस प्रकार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को। तो जो हमने देखा तो कि हमारे जो लॉसेस होते हैं वो कैसे क्या क्या लॉसेस होते हैं, हम किसको एसी की अपेक्षा डीसी को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसके बारे में देखा था। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है वो कैसे कर सकते हैं। तो संपूर्ण विश्व में विद्युत धारा शक्ति प्रेषण उच्च वोल्टेज पर किया जा रहा है। भारत में अभी तक हम जहां ट्रांसमिट कितना 66 kVA 66 kVA 110 kVA 132 220 kVA तक का ट्रांसमिशन किया जा रहा है, और अभी जो हम 440 kVA की ट्रांसमिशन पर काम कर रहे हैं, जो कि हम आगे ट्रांसमिट करने के वोल्टेज को बढ़ाकर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर जो हमारा अब ये एडवांटेज क्या होते हैं कि हम हाई ट्रांसमिशन को के उच्च वोल्टेज प्रसारण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है कि हम उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं। इसके लिए फिर हम पढ़ेंगे कि सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, जो हमारा कंडक्टर मटेरियल चालक का पदार्थ होता है वो उसकी बचत की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। किसी भी लाइन में जो पावर होती है वो भी वोल्टेज और करंट पर नियत रहती है। यदि वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा का मान घट जाता है। कम मान वाली विद्युत धारा को ट्रांसमिट करने के लिए अपेक्षा पतले तारों की आवश्यकता होती है, जिससे हम पतले तारों से भी हम कम करंट वाली धारा को और उच्च वोल्टेज रखकर उसे ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिससे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन में पतले चालक तार प्रयोग करने पर पर्याप्त मात्रा में जो चार कंडक्टर होता है उसकी बचत होती है, और हम अधिक दूरी तक किसी भी इलेक्ट्रिसिटी तक को ले जा सकते हैं। अगर हम वोल्टेज को कम रखकर करंट के मान को हाई करते हैं तो उसी में कंडक्टर मटेरियल जो होगा, चालक पदार्थ होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, और जिससे हमें ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज के मान को उच्च रखकर करंट के मान को कम कर देते हैं, और इसका ट्रांसमिशन आसानी से किया जा सकता है। फिर दूसरा कारण जो है कि रिड्यूसिंग ऑफ पावर लॉसेस, हम पावर लॉसेस शक्ति अपव्यय की कमी भी कर सकते हैं कि हम कैसे कमी होने के कारण हम उच्च वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। विद्युत शक्ति को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाने में प्रेषण लाइन में प्रतिरोध के कारण होने वाली विद्युत शक्ति अपव्यय घट जाता है, और शक्ति व्यय जो होता है हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पावर इनटू करंट का वर्ग और रेजिस्टेंस के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है कि हम पावर लॉसेस से बचा सकते हैं। जो क्या होगा कि अगर हम पतले तार यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, अधिक होता है, और उस जो मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसके कारण क्या होता है, शक्ति अपव्यय का मान भी घट जाता है, मतलब जो उसमें पावर लॉसेस होते हैं उसका मान भी घट जाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उसका उच्च वोल्टेज में ट्रांसमिशन किया जाता है। फिर इंक्रीज ऑफ इफ़िशियंसी, जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, विद्युत शक्ति के अपव्यय में कमी हो जाने के कारण क्या होता है, इसकी दक्षता जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए भी हम क्या करते हैं कि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं। फिर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको कैसे निकाला जाता है, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, तो उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज की धारा पर शक्ति पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक होता है। तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो अच्छा पाया जाता है, मतलब 90% के आसपास होता है। तो उसमें भी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होने के कारण भी हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं। अब हम निकालते कैसे हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सप्लाई लोड है, मतलब सप्लाई के अकॉर्डिंग नो लोड कंडीशन है, जो नो लोड कंडीशन है माइनस फुल लोड बटे फुल लोड जो होगा वो और इनटू कर देंगे, तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन का पता चल जाएगा कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है कितना है, वो परसेंटेज में निकलेगा। फिर सेविंग ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब जो लागत मूल्य है वो कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं, उसके बारे में है।
जो ट्रांसमिशन लाइन में हल्के तार प्रयोग किए जाने से लाइन इंस्टॉलेशन जो क्रॉस आर्म अधिक व हल्के लगाए जाते हैं। इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइन में स्थापना मूल्य भी कम हो जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम पतले वायर यूज़ करेंगे तो उसमें जो क्रॉस आर्म लगेगा और इंसुलेटर जो लगाया जाएगा वो नॉर्मल कम पावर का लगाया जाएगा। जब कम पावर का होगा तो उसमें इंस्टॉलेशन जो खर्च होगा वो कम लगाया जाता है। अब के समय में अधिकतर पोर्सलिन 11 kVA तक की लाइनों के लिए हम माइका इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, जो उससे हाई कैपेसिटी की वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसमें हम क्या करते हैं ग्लास या पोर्सलिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट कारण ये है कि उच्च वोल्ट ट्रांसमिट करने का कि जो लो वोल्टेज ड्रॉप है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो निम्न होता है। तो उच्च वोल्टेज पर धारा का मान कम होने के कारण इसमें ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं आसानी से हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट है लो करंट, निम्न करंट को रखकर भी हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्थिर शक्ति ट्रांसमिशन व स्थिर शक्ति गुणांक की स्थिति में उच्च वोल्टता का ट्रांसमिशन लाइन में धारा का मान निम्न होता है। जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें करंट का मान जो होगा वो कम हो जाता है, इसलिए भी हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर अगर हम सिंगल फेज जो विद्युत धारा खपत है उसको निकालेंगे तो पावर इक्वल V इंटू कॉस फाई होता है, जो वॉट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। इस उदाहरण के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि यदि हमारा कुल जो पावर है विद्युत शक्ति है वो 5 किलोवाट है और विद्युत शक्ति को 11 किलो वोल्ट के स्थान पर हम 220 kVA ट्रांसमिट किया जाए तो विद्युत धारा का मान में कितनी कमी आएगी, ये हमें निकालना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल वोल्टेज के शक्ति है वो क्या होगा, टोटल शक्ति हो जाएगी हमारी पावर जो होगी 5000 किलोवाट है, तो इसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, इतने वाट हो जाएगी। अब जो निम्न वोल्टेज कितना है, हमें कितना ट्रांसमिट करना है, लो वोल्टेज वो 11 kVA है और इसको भी वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11,000 वोल्ट। और हाई वोल्टेज कितना है 220 किलो वोल्ट, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये हो जाता है। फिर अब हम निम्न वोल्ट जो लोड है लोड करंट निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारा लो वोल्टेज पर जो लोड करंट होगा तो हम जानते हैं जो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल V इंटू आई होता है। तो हम इससे करंट निकालना है तो P क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, वोल्टेज नीचे हो जाएगा। इसमें हम रखेंगे बटे जो वोल्टेज होगा वो निम्न वोल्ट के लिए तो हम लो वोल्टेज वाला रखेंगे, तो 1 से 1 कट गया, 5 और 11 हो गया, इतने एम्पियर की करंट आ गई इसमें। अब हाई वोल्टेज लोड के लिए करंट का मान जो क्या होगा, करंट होगी उसमें भी निकालेंगे आई इक्वल पावर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा हाई वोल्टेज के उसमें। तो पहले यहाँ रखेंगे पावर कितनी है, पावर दोनों में सेम है। अब जो ये यहाँ से कट गया और इसकी करंट आ गई 5000/220 एम्पियर, इतनी एम्पियर की करंट आ गई। अब इसमें हम धारा के मान में कितनी कमी आई वो निकालते हैं।
कितना करंट लॉस हुआ, ये निम्न वोल्टेज और हाई वोल्टेज के करंट को आपस में घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें लॉस हुआ। तो 470/11 एम्पियर की कमी आई। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा टोटली 95% की जो कमी आती है, मतलब विद्युत धारा के मान पे 95% कमी हो जाने पर जो वजन चालक तार का धातु का वजन होता है उसमें भी 90% में कमी आ जाती है। फिर जो है कि हम किसी भी एल्युमिनियम वायर को जोड़ते कैसे हैं, उनका जोड़ कैसे बनाया जाता है। हम प्रथम वर्ष में हमने पढ़ा था कि हमारे जो जोड़ होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिगटल ज्वाइंट हो गया, स्ट्रेट ज्वाइंट हो गया, टी ज्वाइंट हो गया, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट हो गया, कई प्रकार के ज्वाइंट होते थे। अब हम ये देखेंगे जो हमारे पास एल्युमिनियम के कंडक्टर मटेरियल है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो जो ओवरहेड लाइनें हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम कैसे वायर का प्रयोग वो जोड़ का प्रयोग करेंगे वो देखते हैं। तो मेथड ऑफ ज्वाइनिंग एल्युमिनियम कंडक्टर कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो ओवर सिरों पर एल्युमिनियम चालकों को जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं। तो पहला होता है स्लीव ज्वाइंट या कनेक्टर्स। जो स्लीव होती है उसको कैसे चढ़ा के उसको जोड़ा जाता है। इसमें पहला होता है ट्विस्ट ज्वाइंट। कैसे ट्विस्ट करके, हम ट्विस्ट करने का मतलब है एक दूसरे को मोड़ना, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको हम क्या करेंगे, एक को एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, रस्सी के बाहर टर्न कर देंगे, वो कहलाता है ट्विस्ट करना। अब देखते हैं कि अंडाकार आकार व एल्युमिनियम स्लीव को चालक को जोड़ने के लिए उसके अंदर प्रविष्ट कर ऐंठा जाता है। एल्युमिनियम चालकों में केवल एक स्लीव पर्याप्त होती है, जबकि एसआर चालकों के लिए 2 सेकेंडरी स्लीव का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी स्लीव होगी जिसको हमें उस पर एल्युमिनियम कंडक्टर पर चढ़ाना है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा चालक होगा तो एक एल्युमिनियम के लिए केवल एक ही स्लीव का प्रयोग किया जाता है, जबकि ACSR कंडक्टर होने पर उसमें 2 स्लीवों का प्रयोग किया जाता है। ACSR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 सेकेंडरी स्लीव का प्रयोग करते हैं। 15 mm व्यास तक के चालकों के लिए यह जोड़ क्या होता है, संतृप्त किया जाता है। मतलब अगर उस वायर का व्यास 15 mm तक है तो हम क्या करते हैं कि हम ट्विस्ट जोड़ का प्रयोग कर सकते हैं। जो जोड़ होता है कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह उसको जोड़ा जाता है। तो एक दूसरे के टर्न जो होंगे वो दूसरी विपरीत दिशा में होंगे। ये यहाँ से टर्न क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। जो स्लीव होती है उनको क्या करते हैं हम, उसके ट्विस्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के रिंच का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें क्या होगा कि उस सही प्रकार से ट्विस्ट करने में आसानी होती है। फिर नेक्स्ट जोड़ जो होता है कंप्रेस जोड़ होता है, जो क्या इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल होगा जिसको जोड़ना है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को दबा दिया जाता है। ACSR चालक में 2 स्लीव के साथ एक कंप्रेशन जोड़ के द्वारा जोड़े जाते हैं। एल्युमिनियम की बड़ी स्लीव को पूरे चालक पर फिट की जाती है एवं स्टील व छोटी स्लीव के उत्केंद्री प्रकार के तार के स्टील वाले भाग में फिट कर दिया जाता है। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी जो कंडक्टर होगा जिसको हमें जोड़ना है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको चढ़ाकर फिट कर देते हैं। फिर जो चालक होते हैं उसको हाथ द्वारा या हाइड्रोलिक कंप्रेसर या संपीड़न द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। सभी एल्युमिनियम चालकों के लिए जो कंप्रेशन जोड़ होता है केवल एल्युमिनियम की स्लीव ही प्रयोग की जाती है। तो जो जितने भी प्रकार के जॉइंट होंगे तो उसमें क्या होगा, हम एल्युमिनियम के चालक होंगे कंप्रेशन जोड़ वाले, केवल उसमें एल्युमिनियम का ही स्लीव प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर जोड़ने के बाद क्या होगा, इन दोनों साइड स्लीव चढ़ जाएंगी और यहाँ से ये क्या करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या कंप्रेस कर सकते हैं या कि किसी भी हाथ से या किसी प्लायर से ले जाके हम जोड़ सकते हैं।
फिर जो नेक्स्ट प्रकार का जॉइंट होता है वो होता है स्ट्रेट थ्रो कनेक्टर। वो कैसे हम स्ट्रेट थ्रो कनेक्टर का मतलब है हम किसी भी चीज़ की, जैसे हमारा ये वायर है, इसमें हम किसी भी कनेक्टर को लगाकर ऐसे फिट कर देंगे और उसको स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है, वो कहलाता है स्ट्रेट थ्रो जॉइंट, जिसे सीधा जोड़ बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट जॉइंट होता है वो कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रेट स्लीव एंड नट जॉइंट बोला जाता है। पहला होता है स्ट्रेट स्लीव एंड नट जॉइंट कनेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अंडाकार या गोलाकार सेक्शन की स्लीव होती है, जिससे पतली नालियाँ होती हैं जो कि एल्युमिनियम की बनी होंगी या कॉपर की बनी होती हैं, जो कि कैडमियम प्लेटेड पीतल या एल्युमिनियम से बनाई जाती है, या एल्युमिनियम की बनी होंगी या कैडमियम प्लेटेड पीतल की बनी होगी, जो चालक के ऊपर स्लीव के अंदर से प्रवेश करके नट द्वारा इसे टाइट कर दिया जाता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें हमने एक स्लीव चढ़ाई है, दोनों साइड से वायर को लगाया है और इन दोनों स्क्रूओं को कस दिया, तो ये स्ट्रेट स्लीव जो हो गई है कनेक्ट कर दिया गया है। फिर दूसरा होता है कंप्रेशन कनेक्टर। कंप्रेशन कनेक्टर में क्या होता है, इन चालकों के दोनों सिरों पर लपेटा जाता है और इसके पश्चात नट के साथ इसे संपीड़न किया जाता है या कंप्रेस करके जोड़ दिया जाता है। या स्क्रू हो गए तो यहाँ पास स्ट्रेट साइड स्क्रू लगे होंगे दोनों साइड, और उन दोनों को जब कस देंगे तो वो क्या होंगे, तो उनका जो जबड़ा होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाएगा और वो एकदम से पकड़ लेते हैं, वो कहलाते हैं कंप्रेशन कनेक्टर। अब देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप के होते हैं वाइस क्लैंप कनेक्टर कैसे होते हैं, वाइस की तरह काम करते हैं, ये वाइस क्लैंप कनेक्टर कहलाते हैं। इनको देखते हैं कैसे काम करते हैं। इसमें होता है स्टैंड पीजी क्लैंप, मतलब जो स्टैंड टाइप के होगा, मतलब एक सीधा पीजी क्लैंप होगा वो होगा। यह क्लैंप एल्युमिनियम के दो अर्ध भागों को मिलाकर बना होता है। प्रत्येक अर्ध भाग में दो सेमी सर्कल समानांतर ग्रूव होते हैं, जिसमें चालक को प्रवेश कराने के बाद नट बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। यह तभी प्रयोग होता है जब चालक एक समान होते हैं। अगर हमें इस टाइप का पीजी क्लैंप यूज करना है तो हमारे कंडक्टर का साइज एक समान होना चाहिए। इनमें हम दो एल्युमिनियम के सेमी सर्कल क्लैंप होते हैं, इन ग्रूव कहलाते हैं। इनमें जो खांचे बने होते हैं वो ग्रूव होते हैं, और इनको क्या करते हैं, नट ये जो लगे स्क्रू होते हैं इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनको बंद कर देते हैं। फिर दूसरा होता है यूनिवर्सल पीजी क्लैंप। ये कैसे काम करता है, इसमें अलग अलग के दो ग्रूव होते हैं जिनमें विभिन्न आकार के चालकों को जोड़ा जाता है। इसमें केवल एक ही बोल्ट प्रयोग किया जाता है, ये ग्रुप टाइप का कहलाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से कनेक्टर अलग अलग साइज़ के कनेक्टर को हम जोड़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास एक जो बोल्ट लगा होता है, इसको हम जैसे ही स्पैनर से कसते जाते हैं वैसे ही ये क्या होता है, धीरे धीरे टाइट होता जाएगा और वहाँ पास से कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो हमारे पास है वाइस क्लैंप कनेक्टर के अकॉर्डिंग तीसरा होता है यू बेल्ट क्लैंप। इसमें कैसे हम काम करते हैं, तो ये बेल्ट पारंपरिक सीधे बोल्ट की तुलना में 4 गुना अधिक दबाव लगाता है। इस प्रकार के क्लैंप हैवी ड्यूटी चालकों पर प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे हैवी ड्यूटी मतलब हो गए हाई एक्सटेंशन लाइनें हो गई, ACSR हो गए, CSR हो गए, इन वायरों के लिए हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा एल्युमिनियम होता है और ज़्यादा हार्ड होते हैं, हैवी ड्यूटी वाले चालक होते हैं जिनमें ज़्यादा करंट फ्लो करानी है, वोल्टेज फ्लो करानी है, उनमें हम क्या करते हैं, इस यू बेल्ट टाइप के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जो क्या करता है, इन दोनों वायर को इधर लेकर और इनको कंप्रेस करके जोड़ दिया जाता है। फिर चौथी मेथड होती है कि हम नट बोल्ट के माध्यम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला होता है नट कनेक्टर। ये कैसे काम करता है, इसमें एक तिर्यक छिद्र होता है जिसके माध्यम से चालकों को जोड़ने के लिए प्रविष्ट किया जाता है और फिर बोल्ट के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पास दिखाया गया है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक बोल्ट होता है और ये नट है। इनमें से हम क्या किए, दो वायरों को आपस बाहर निकाला है और उनको कुछ शेप दे दिया है, और ये वाले नट को हम क्या कर देते हैं, धीरे धीरे टाइट करते जाते हैं और ये कनेक्ट होता चला जाता है। फिर होता है स्ट्रिप बेल्ट कनेक्टर।
जिसमें स्ट्रिप लगी होती हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। यह माध्यम में स्प्लिट होता है। जिन चालकों को जोड़ना होता है तो उन्हें स्प्लिट या नलिका में प्रवेश करा के बाहर नट के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पास है, ये नट और स्लिप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर इसको हम धीरे धीरे इन नटों को क्या करते हैं बाहर ले जाते हैं और इस वाले नट को धीरे धीरे कसते जाते हैं, जिससे यहाँ से ये टाइट होता चला जाएगा। इसमें जो छिद्र बना होता है ये टाइट होता चला जाएगा और वहाँ से वो जो भी कनेक्टर है वो टाइट हो जाएगा और जो दो कंडक्टर को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, वो आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं। फिर जो हमारी लाइनें होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम कितने टाइप की से कर सकते हैं। जो हमारी लाइनें हैं या ट्रांसमिशन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके लिए हम दो मेथडों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है ओवरहेड लाइनें जो सिरों पर लाइन बोलते हैं। दूसरा होता है अंडरग्राउंड लाइनें जिन्हें भूमिगत लाइनें बोला जाता है। सिरों पर के ओवरहेड लाइनों का मतलब है या सिरों पर लाइनों का मतलब है जो हमारे सिर के ऊपर से जाती है वो कहलाती है सिरों पर लाइन। जो ज़मीन के अंदर से या भूमि के अंदर से होकर जाती हैं उसे कहते हैं अंडरग्राउंड लाइनें। तो इससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ओवरहेड लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, उनके लिए हम कैसे काम करते हैं। तो जो विद्युत शक्ति के सुगमतापूर्वक संचारण और वितरण या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिरों पर लाइन का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। सिरों पर लाइन में पर्याप्त तन्यता, सामर्थ्य और यांत्रिक गुणांक होना चाहिए जिससे कि लाइन वातावरण के विभिन्न प्रभावों को सहन कर सके। जो हमारी ओवरहेड लाइनें में होता है तो उसमें क्या होता है, तन्यता अधिक होती है, सामर्थ्य अच्छा होता है, तो इससे क्या होता है कि हम जितना भी खिंचाव चाहते हैं वो खिंचाव हो सकता है। यांत्रिकी गुण भी अच्छा होता है, उसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है वो अच्छा होता है और इसमें वातावरण का कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिससे जैसे वर्षा हो गई, धूल हो गई और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब क्या होता है ओवरहेड लाइनें ही ज़्यादा अधिकतर प्रयोग की जाती हैं। अब जो ओवरहेड लाइनें होती हैं वो तो दो प्रकार के से चलाए जा सकते हैं, या तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइनों के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, या वर्टिकल लाइन के द्वारा। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्षैतिज लाइनों के द्वारा बोली जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस लाइन में तार एक दूसरे के क्षैतिज तल में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार की लाइनों का उपयोग निम्न, मध्य और उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जो लाइनें होगी हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो लाइनें होंगी उनमें हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हमारी जो निम्न, उच्च और मध्यम वोल्टेज के लिए प्रयोग करेंगे। तो निम्न वोल्टेज क्या होगा, 250 वोल्टेज हो जाएगा। फिर जो 650 वोल्ट होता है, फिर 33 kV मध्यम वोल्टेज उच्च वोल्टेज पे आ जाता है और 66 kV भी उच्च वोल्टेज पे इससे ज़्यादा अगर लाइनें बढ़ती चली जाती हैं तो वो हाई, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं। अब जो पोल्स होते हैं उनको कैसे लगाए जाते हैं, वो जो पोल होंगे वो क्षैतिज लाइनें कुछ इस तरह दिखेंगी। मतलब हम इनमें से भी लाइन गुजार सकते हैं, इनमें भी से लाइन गुजार सकते हैं, इसमें से और इसमें से लाइनों को ले जाया जा सकता है। तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइनें। अब जो दूसरी टाइप की लाइनें होती हैं वो वर्टिकल लाइनें होती हैं। इनका प्रयोग देखते हैं। इन लाइनों में तार को एक के ऊपर एक क्रम में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार की लाइनों के लिए खंभों की ऊंचाई अधिक रखनी पड़ती है क्योंकि इनका प्रयोग निम्न व मध्यम वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो इनका प्रयोग हम करेंगे 230 वोल्ट और 440 वोल्ट के लिए ये जो उपयोगी होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी लाइनें होंगी हम इस तरह के समानांतर क्रम में लगाएंगे। तो इसमें पहला वायर जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा वायर आएगा, फिर यहाँ से तीसरा, फिर यहाँ से चौथा। जो R, Y, B और N होगा वो ऐसे ट्रांसमिट करता चला जाएगा। ये कहलाता है हमारा वर्टिकल प्लेसेस लाइनें। फिर जो हमारे, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ लिया, उसमें हमने देखा कि जो हमारी लाइनें होती हैं हम उसको दो तरह की ट्रांसमिट कर या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पहला तो वर्टिकल लाइनों के रूप में ऊर्ध्वाधर, या दूसरा क्षैतिज के रूप में। अब हम देखते हैं कि हमारे जो उसमें मटेरियल क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्या क्या मटेरियल हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या
ट्रांसमिट करनी है तो उसमें हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसके लिए हम क्या क्या मटेरियल हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहला पोल लगता है, फिर क्रॉस आर्म लगता है, लाइन इंसुलेटर लगते हैं और कंडक्टिंग मटेरियल, वायर, स्टेरॉड, गार्डनिंग, क्लैंप और नट बोल्ट। इतनी चीज़ें अगर एक सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कराने में इतनी चीज़ें लगाई जाती हैं तो उससे हम क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पोल्स क्या होते हैं, उसे कैसे हमें लगाना है। तो कितने टाइप के पोल होते हैं। पोल, तो पहला टॉपिक है हमारा पोल। विद्युत शक्ति संचरण व वितरण के लिए महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये पोल महत्वपूर्ण अंग है। जो पोल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला तो वुडन होता है, फिर आरसीसी पोल हो गया, आई सेक्शन पोल हो गया, कई प्रकार के पोल होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो हमारा वुडन पोल होता है या लकड़ी का खंभा होता है वो क्या होता है। इसका उपयोग इस अस्थायी लाइनों की स्थापना में पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। लकड़ी के खंभे की लंबाई जो होती है 6 से 9 मीटर तथा उसका व्यास 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। ये जो लकड़ियाँ होती हैं टीकम अथवा शीशम के लकड़ियों के बने होते हैं। जो इनकी आयु लगभग 10 वर्ष तक ही मानी जाती है। इससे ज़्यादा क्यों वातावरण के इफेक्ट करेगा और ये क्या होती हैं, ख़राब होती चली जाती हैं। तो ये पोल कुछ इस तरह होते हैं। ये लकड़ी का एक पोल लगाया गया है जिसमें ये क्रॉस आर्म लगा हुआ है। यहाँ हमने इंसुलेटर लगा दिए हैं जिसके होते हुए क्या करेगा, ये वायर जाएगा। ये नॉर्मली टेलीकॉम के लिए उपयोग होता था और जो नॉर्मल वोल्टेज होती है 230 वोल्ट की सप्लाई तक के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अब देखते हैं कि आरसीसी पोल क्या होते हैं। ये सीमेंट और बुरादा, कंक्रीट अथवा लोहे की सरिये से बनाया जाता है। जो बुरादा होता है, बालू होती है, उसको कंक्रीट गिट्टियाँ हो गई, उनको क्या करते हैं हम एक साथ मिक्स करके उनको एक सांचे के अकॉर्डिंग ढाल दिया जाता है। इसके बीच में एक गोल खोखली नली होती है जिससे केबल स्थापित की जाती हैं। इसका उपयोग 11 kVA तक की लाइनों के लिए किया जाता है। जो आरसीसी पोल होते हैं कुछ इस तरह दिखते हैं। इनके मध्य से यहाँ से ऊपर तक क्या होता है, इनमें एक गोल आकृति का छिद्र बनाया जाता है, जगह बनाई जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, इसके अंदर से होकर हम केबल को बाहर निकालते हैं और वहाँ पास कनेक्ट कर देते हैं। ये जो आरसीसी पोल होते हैं वो 11 kVA तक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो पोल है रेल लाइन टाइप पोल या आई सेक्शन पोल कहते हैं। ये ठोस लोहे का बना आई सेक्शन वाला खंभा होता है। यह वजन में भारी होता है और इसका भार 20 से 45 किलोग्राम पर मीटर तक होता है। यह खंभा महंगा होता है परंतु 11 kVA की स्थायी लाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जो ये आई सेक्शन पोल होते हैं क्या होते हैं, हम 33 kVA 11 kVA के लिए स्थायी, मतलब ये परमानेंट पोल होते हैं। इनमें हमें ज़्यादा ये नहीं दिक्कत होती कि टूट जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो इनमें क्या होता है कि हम इन पोलों को आसानी से स्थापित कर सकते हैं। इनका जो वजन होता है 20 से 45 किलोग्राम पर मीटर पर होता है, मतलब इतना वजन इसके अंदर ही होता है, क्योंकि जैसे जितना अच्छा मटेरियल उपयोग करेंगे उतना अच्छा इसमें अच्छा होगा। तो इनका उपयोग हम 11 kVA तक की लाइनों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है ट्यूबुलर पोल। ट्यूबुलर पोल जो होते हैं इस खंभे को इस खंभे का जो व्यास होता है नीचे से अधिक होता है और ऊपर की ओर कुछ दूरी में घटता चला जाता है। आजकल की जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। जो स्ट्रीट लाइनें अपनी होंगी उनमें हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर पोल को लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा हो जो हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, बाईपास होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इस तरह के खंभों का प्रयोग करते हैं। ये कहलाते हैं ट्यूबुलर पोल। या तो एक साइड वाला होगा या तो दोनों साइड वाले हमें ये लाइटें लगानी होंगी, वो कहलाते हैं ट्यूबुलर पोल। फिर नेक्स्ट होता है टावर लाइन। अब टावर लाइन जो होती है वो क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी टावर लाइन होती है इसमें ST या EST हाई ट्रांसमिशन या एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के लिए एंगल आयरन से तैयार किया गया विभिन्न आकृति के टावर प्रयोग किए जाते हैं। इनकी ऊंचाई
23 से 30 मीटर तक होती है। मतलब जो इनकी हाइटें होती हैं वो 23 से 30 मीटर तक होती हैं। इस तरह के जो पोल होते हैं वो टावर पोल कहलाते हैं, कुछ जो टावर की ही तरह दिखते हैं। जो टावर लाइनें होती हैं वो किस इस तरह दिखती हैं, टावर की आकृति का ही। इसमें और बहुत सारे जो वायर होते हैं निकालने के लिए ऐसे लगे होते हैं, या तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। हाई ट्रांसमिशन हो सकता है या एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन हो सकता है। इनकी हाइट 23 से 30 मीटर तक रखी जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मटेरियल के अकॉर्डिंग, वो था क्रॉस आर्म। वो क्या होता है, कैसे होता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर एक क्लैंप तथा नट बोल्ट से कसी हुई क्षैतिज भुजाओं का क्रॉस आर्म कहलाती है। हमने जो टावर में देखा तो ये समथिंग हमारा पोल है, इसके ऊपर हमने एक ऐसी पट्टियाँ लगाई जाती हैं और इनके ऊपर जो इंसुलेटर लगे होते हैं, यहाँ पास हम इंसुलेटर लगाएंगे, यहाँ पास इंसुलेटर लगे होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है क्रॉस आर्म। तो नट बोल्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको कस देते हैं। फिर होता है इंसुलेटर, जिसे बोलते हैं आचालक या लाइन इंसुलेटर। अब क्या होता है कि हम में तो पोल और जो लाइनें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसके बीच में क्या इंसुलेट करने के लिए कोई भी मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहा जाता है। तो इंसुलेटर क्या काम करता है, सिरों पर लाइन में तार को कसकर क्रॉस आर्म से पृथक रखने के लिए चीनी मिट्टी के बने एक पॉलिश युक्त जो इंसुलेटर होते हैं उसका प्रयोग है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो खंभों के ऊपर जो लगे होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। और ये क्या होते हैं, एक पॉलिश युक्त होता है, ये चीनी मिट्टी की बना, जैसे पोर्सलिन बोला जाता है। फिर जो इंसुलेटर होते थे वो हमारे इंसुलेटर, अब हम सबसे पहले हमारा पिन इंसुलेटर होता है, साइकिल होता है, स्टे वायर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं, कई टाइप के इंसुलेटर होते हैं। और अलग अलग वोल्टेजों के आधार पर हम हर जगह अलग अलग इंसुलेटरों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है कैसा होता है। ये डबल तथा ट्रिपल शेडेड वाला होता है। इनका प्रयोग सीधी लाइनों में प्रयोग किया जाता है। डबल शेडेड वाले इंसुलेटर को 600 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है, जबकि ट्रिपल शेडेड वाले का प्रयोग 600 वोल्टेज से अधिक लाइनों में प्रयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर जो होता है सुरक्षा के गुणांक पर अत्यधिक 10 गुना गुणांक जो होता है 10 होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा डायग्राम होता है कुछ इस तरह होता है। ये दोनों हैं पिन इंसुलेटर, ये डबल शेडेड वाला इंसुलेटर है, ट्रिपल शेडेड वाला। ये हम प्रयोग करेंगे 600 वोल्टेज तक। 600 वोल्ट हो गया, 440 वोल्ट हो गया, यहाँ तक हम क्या करते हैं, डबल शेडेड प्रयोग करते हैं। और ट्रिपल शेडेड के लिए 650 वोल्ट हो गया, 11 kVA तक के लिए हम क्या करते हैं, ये डबल शेडेड वाला पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट इंसुलेटर होता है वो साइकिल टाइप का इंसुलेटर होता है। साइकिल का मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पहिए की आकृति का होता है, जिसमें क्या होता है बीच में कम सकरा होता है, दोनों साइड अधिक सकरा फैलाव होता है। इसमें क्या होता है, ये डबल शेडेड वाले अत्यधिक मजबूत इंसुलेटर होते हैं, जिनका उपयोग सामान्यतः लाइन के अंतिम खंभे जो होते हैं उनमें क्या होता है, किसी भी तार को मोड़ने के लिए या इन इंसुलेटर को प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ से हमें लाइनों को मोड़ना है हम वहाँ पर साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। ये निम्न वोल्टेज वाली लाइनों में प्रयोग किया जाता है। जो साइकिल इंसुलेटर होता है कुछ इस तरह दिखता है, इसके बीच में कुछ गैप होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, वायरों को या तो मोड़ सकते हैं या तो इसमें सीधे जाया जा सकता है। और यहाँ पास हम इसको वायर से बांध दिया जाता है ऐसे। फिर जो होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना। कोई भी चीज़ अगर लटकती हुई वो सस्पेंशन कहलाती है। जो सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर होते हैं ये उच्च तथा उच्च वोल्टेज लाइन में लटकते हुए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सस्पेंशन इंसुलेटर कहा जाता है। जो सस्पेंशन इंसुलेटर हो गए वो हाई या एक्स्ट्रा हाई या टावर लाइनों में जो से वायर होके जाते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। अन्य इंसुलेटर की अपेक्षा में इनकी लंबाई अत्यधिक होती है,
जिससे कि लाइन, तार और क्रॉस आर्म में पर्याप्त दूरी रखी जा सकती है। जो हमारा सस्पेंसर टाइप होगा, ये हमारा सस्पेंसर टाइप का इंसुलेटर होता है। ये टावर जो है स्ट्रे है वहाँ पास होता है और इसके बीच की दूरी अत्यधिक होती है, क्योंकि इन दोनों के जो हाई उच्च या तो 33 kVA होगा इसमें, या तो 220 kVA की ट्रांसमिशन हो रही होगी। तो उनको दोनों को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये चीज़ जो डिस्क होती है उनको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोला जाता है। तो हम सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है और इनके बीच में दूरी, ये शेडेड रिंग लगी होती है जो इनके तनाव को क्या करती है, बराबर रखती हैं। ये आर्किंग हार्न लगा होता है जो क्या करता है, जो उत्पन्न हुई ज़्यादा उत्पन्न हो, कभी वायु के घर्षण का स्पार्किंग पैदा होती है, उसको ये क्या करती हैं, ख़त्म कर देती हैं। फिर जो इसकी प्रत्येक डिस्क होती है वो 11 kVA की होती है। एक डिस्क का मान जो होता है 11 kVA तक रखा जाता है। अगर एक डिस्क लगी है तो 11 kVA, 3 डिस्क लगी हैं तो 33 kVA हैं। ऐसे जैसे जितनी डिस्क बढ़ती जाती हैं उतने उस का वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। फिर होता है स्टे वायर टाइप इंसुलेटर। यह चीनी मिट्टी से बना एक मजबूत इंसुलेटर होता है। इसका प्रयोग स्टे वायर तथा उच्च वोल्टेज लाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो हमारी स्टे वायर टाइप इंसुलेटर होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जब स्टे वायर हम लगाते हैं तो उसके बीच में एक चीनी मिट्टी, जिससे कि उस वायर और अर्थ वायर जो ज़मीन में गड़ा हुआ वायर है उसके बीच में कोई संपर्क ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टे टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। अब तो डायग्राम में कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ से भी इन दोनों के बीच में यहाँ इंसुलेट किया गया है। यहाँ से एक वायर नीचे की ओर आता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है।